अल्लाह के फजल से मैंने कोई 25-30 पेशेंट्स हैं जिनको मॉडरेट डिजीज़ में घर पे मैनेज किया है एंड दे आर नाउ बैक टू लाइफ। एक तो मेरी ये पब्लिक से एक गुजारिश है कि वो आप 2, 2.5 या 3 हज़ार वेस्ट करते हैं। अब रिसेंटली अराउंड 3 डेज़ बैक WHO ने रिलीज़ ऑफ आइसोलेशन के नए क्राइटेरिया सेट और मुलाकात होने के बाद मुझे 3 दिन बाद पता चला जी उनको तो कोरोना डायग्नोस हो गया। तो अब मैंने क्या करना है? अब पेशेंट प्रेजेंट किए हैं ओनली विद लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। यानी व्हाट आर दोज पैरामीटर्स के जहाँ पे हम कहेंगे कि हाँ अब पेशेंट को हमने हॉस्पिटल लेके जाना है या अभी हम इसको घर के ऊपर मैनेज कर सकते हैं, या हमने उसको इतना अवेयर करना है कि वो उस डिज़ीज़ को मैनेज भी कर सके, ट्रैक भी रख सके और आपकी डेली फ़ोन कॉल्स पे वो अपने सिम्टम्स का भी बता सके। आपको घर पे चीज़ें क्या क्या चाहिए? जैसे ही कोविड पॉजिटिव आया या पहली छींक आई या पहली खांसी छिड़ी तो पल्स ऑक्सीमीटर की ज़रूरत नहीं है। बूढ़े बाबा जी हैं और उनकी बेटी जो है या उनका बेटा उनका ख्याल रख रहा है, उसके लिए क्या क्या पहनना ज़रूरी है? और उस तो वी हैव गॉट 2 मास्क, एक आप पहन के दिखाएंगे हमें कि एग्जैक्टली हमने कैसे पहनना है, कैसे उतारना है। अस्सलाम वालेकुम, आज हमारे साथ जो हैं वो डॉक्टर महरीन फ़ारूक हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं और हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो बेसिकली होगा कि कोरोना से रिलेटेड हम घर के ऊपर क्या क्या इक़दाम कर सकते हैं और अगर किसी को इस बीमारी का कोई शक है या शुबा है या जो इस बीमारी में मुब्तला हो गए हैं वो घर के ऊपर किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। बीइंग एन आई डॉक्टर हम लोग जो हैं वो जिस्म के बाकी हिस्सों को तो समझते हैं और देखते हैं क्योंकि आँखें जो हैं वो वाहिद खिड़की हैं जो पूरे जिस्म का जो है वो हिस्सा हैं और वो बता देती हैं कि एग्जैक्टली पूरे जिस्म में क्या चल रहा है, शुगर, ब्लड प्रेशर और बाकी सारी चीज़ें। इसी तरीके से कोरोना के अंदर भी जो है वो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं रेड आई के साथ, कंजंक्टिवाइटिस के साथ और यानी 30% ऑफ द पेशेंट्स वो उनमें भी पॉजिटिव आ रही हैं और ये जो है वो रिसर्च बताती है कि आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम बेसिकली घर पे रहते हुए कैसे एक मरीज़ को या एक सस्पेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो आपसे ये है कि अभी तक आपने कोरोना के अंदर क्या क्या अलामात देखी हैं और ये किस किस तरीके से प्रेजेंट करता है? अब इसमें इनिशियली जब कोरोना शुरू हुआ तो हमने ज़्यादा देखा कि फ़ीवर, कफ, ड्राई कफ या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ से पेशेंट आए, लेकिन विद इवॉल्विंग टाइम और डिजीज़ अब पेशेंट प्रेजेंट किए हैं ओनली विद लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, इवन ओनली दिस सिम्टम। पेशेंट प्रेजेंट किए हैं विदाउट एनी फीवर, जस्ट माइल्जियास, सिर्फ दर्दें हैं, बहुत शदीद जिस्म में दर्दें जो 3-4 दिन परसिस्ट कर रही हैं विदाउट एनी अदर रीज़न। तो बहुत से पेशेंट प्रेजेंट किए हैं विद डायरिया। डायरिया इज़ वन वेरी कॉमन सिम्टम जो इनिशियली हमारी भी नॉलेज में नहीं था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे पेशेंट्स आए हैं अब आई वुड से कि अराउंड 30% ऑफ द पेशेंट प्रेजेंट विद डायरिया या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलनेस दे डेवलप डायरिया बिकॉज ऑफ कोविड। उसके अलावा हमारे पास जो है पेशेंट्स इवन आई के प्रॉब्लम्स के साथ रिपोर्ट करते हैं कि सिर्फ आंखें जल रही हैं और वो आपके वाले सारी डिजीज़ेज़ और सिम्टम्स होते हैं और साथ में जो है माइल्ड फीवर है या माइल्जियाज हैं तो दे आर टर्न्ड आउट टू बी कोविड पॉजिटिव। और बहुत से पेशेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं जो डायरेक्ट वे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ प्रेजेंट कर जाते हैं। वो इसलिए शायद होते हैं कि उन्होंने पहले सिम्टम्स को या इग्नोर किया होता है और द सिम्टम्स आर सो माइल्ड, इतने वो मामूली किस्म के होते हैं कि वो उसको बिल्कुल मैटर नहीं कर रहे होते और फिर एकदम से सांस की खराबी और सडन दे प्रेजेंट इन एमरजेंसीज। बेसिकली फीवर है, खांसी है, इट कैन बी ड्राई, इट कैन बी प्रोडक्टिव, दोनों तरह की खांसी हो सकती है, बलगम वाली भी, खुश्क भी हो सकती है, सांस की खराबी हो सकती है, पखाने लग जाना, दिल का ख़राब होना, भूख ना लगना, उल्टियाँ आना और सूंघने और की जो है सलाहियत जो है स्मेल का इफ़ेक्ट हो जाना और टेस्ट का इफ़ेक्ट हो जाना, कॉमनली ये सिम्टम्स हैं। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा समराइज़ करेंगे। बेसिकली ये हुआ कि फ़ीवर, इसके साथ अलावा यानी बुखार हो गया, खांसी हो गई, सांस का कोई सिम्टम हो गया, या इवन ऐसे लोगों को जिनके जिस्म में जो भी निज़ाम थोड़ा सा कमज़ोर है, अगर उनका जो है वो निज़ाम यानी हाजमा कमज़ोर है तो वो हाजमे की सूरत में आएगा, डायरिया होना शुरू हो जाएगा। जिनका दिल कमज़ोर है उनको दिल के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे, जिनका सांस या लंग्स का प्रॉब्लम है उनको सांस या लंग्स का प्रॉब्लम हो। तो बेसिकली ये बीमारी ऐसी है कि ये आपके जिस्म में किसी भी तरीके से किसी भी अलामात के साथ प्रेजेंट कर सकती है और अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें टाइम इतना नहीं मिला कि हम इसके ऊपर कंप्लीट रिसर्च बता सकें कि मुकम्मल ढूंढ सकें कि एग्जैक्टली
क्या है? बेसिकली अभी हम वर्डिक्ट नहीं दे सकते ना, बिकॉज इट्स स्टिल इवॉल्विंग एंड ऑनगोइंग। एग्जैक्टली, और इवन WHO को देख लें या CDC के गाइडलाइंस को देख लें तो वो ऑलमोस्ट डेली के हिसाब से अपडेट होनी और रेगुलेट होनी। अच्छा, दूसरा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि बेसिकली हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि टेस्ट किसने करवाना है और कौन सा टेस्ट करवाना है, और टेस्ट से रिलेटेड जो है वो बहुत सारी मिसकंसेप्शंस इस वक्त हैं हम सोसाइटी में है। बेसिकली पहला क्वेश्चन है टेस्ट किसने करवाना है। टेस्ट जो है, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो हमारे पास कोविड-19 का PCR है। करेंटली ऑल अक्रॉस पाकिस्तान यही टेस्ट अवेलेबल है, डिफरेंट लैब्स कर रही हैं, लेकिन टेस्ट यही है दैट इज़ डायग्नोस्टिक। अब उसकी एक हिच ये है कि 30% ऑफ द पेशेंट्स जो मरीज़ हैं कोरोना के, उसमें भी वो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी एक ग्रे जोन रह जाता है हमारे पास कि आपने 100 पेशेंट्स हैं जो हैं कोरोना के, 70 का पॉजिटिव आ जाएगा, 30 का वो भी नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ये पक्की है कि आजकल जिसको ये अलामात हैं उसमें टेस्ट नेगेटिव भी आएगा तो हम उसको कोरोना के तौर पे ही ट्रीट भी करेंगे और सारी प्रिकॉशन एहतियात भी वैसे ही करेंगे, इवन अगर PCR नेगेटिव आया। दूसरा एक और टेस्ट है जो अभी रिसेंटली आई थिंक 1 मंथ पहले लॉन्च हुआ है पाकिस्तान में, दैट इज़ टोटल एंटीबॉडी टेस्ट ऑफ कोविड। अब वो थोड़ा मिसयूज़ हो रहा है, उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट पब्लिक में मेरा ख्याल में क्लियर नहीं है। वो अब लोग क्या करते हैं कि वो क्योंकि एक उसकी प्राइस कम है PCR के टेस्ट से, तो पीपल प्रेफर दैट। दूसरा वो कराना आसान है क्योंकि वो ब्लड सैंपल से होता है, दूसरे वाले में आपको नाक या मुंह के ज़रिए स्वैब देना पड़ता है वो। लेकिन टेस्ट है बेसिकली आफ्टर यू क्योर फ्रॉम द डिज़ीज़, उसके भी 2 हफ्ते बाद प्रेफरेबली कराएं ताकि आप ये देख सकें कि आपके अंदर इस बीमारी की एंटीबॉडीज़ या कुव्वत मदाफ़ियत डेवलप हो गई है या नहीं। बीमारी के दौरान या बीमारी की तशख़ीस के लिए एंटीबॉडी टेस्ट का कोई रोल नहीं है। एक तो मेरी ये पब्लिक से एक गुजारिश है कि वो आप 2, 2.5 या 3 हज़ार वेस्ट करते हैं, उसकी बजाय आप कीप दैट टेस्ट या दैट फंड जो आप अपनी बीमारी से निकलने के महीने बाद करा लें, और फिर बाद में आप सदका जारिया एक प्लाज्मा डोनर भी बन सकते हैं अगर आपकी एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं। लेकिन इन द स्टार्ट ऑफ द डिज़ीज़, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिज़ीज़, इस टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक पेशेंट जो है वो उसको कोरोना PCR पॉजिटिव हुआ हो और एंटीबॉडी स्टिल उसकी नेगेटिव आ जाए? हाँ, ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं हमने। बल्कि ये फैसल कल की बात है, हमारे 1-2 कंसल्टेंट्स PIC के, उनको री इन्फेक्शन हो गई है या रीसर्ज कह लो, अभी वो भी मैं एग्जैक्ट नहीं उसकी स्टेटमेंट दे सकती। उनको अप्रैल में कोरोना हुआ था, PCR पॉजिटिव होने के बाद दे क्योर्ड विद PCR नेगेटिव एंड नाउ दे आर अगेन PCR पॉजिटिव। तो इसलिए अब, और उनकी क्योंकि एंटीबॉडीज़ नहीं बनी थी वो, बल्कि देने भी वो प्लाज्मा ही गए और वहाँ उनकी एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव आ गया। ही वॉज थिंकिंग कि मेरे तो 8 वीक्स हो गए तो एंटीबॉडीज़ होंगी डेफिनेटली, वो उनकी नेगेटिव आ गई। अब उसमें ये अभी हम सब के लिए एक डायलेमा है कि आइदर उनकी बन के एंटीबॉडीज़ है फेडेड अवे या बनी नहीं थी, और नाउ ही इज़ अगेन सफरिंग फ्रॉम कोविड। अच्छा, एक सिनेरियो ये है कि फॉर एग्जांपल मेरी क्या कहते हैं किसी से मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद मुझे 3 दिन बाद पता चला जी उनको तो कोरोना डायग्नोस हो गया, तो अब मैंने क्या करना है? अब देखें, आपको 3 दिन बाद पता चल गया कि उनको कोरोना है। अब जब आप उनसे मिले थे तो डेफिनेटली ही और शी वाज हैविंग कैरिंग द वायरस, वेदर ही और शी वाज इन्फेक्टिव और नॉट, यानी उनको सिम्टम्स थे या नहीं, तो वो इन्फेक्टिव ज़रूर थे उस वक्त। आपको ये करना चाहिए कि आपकी मुलाकात से आगे जो है 14 दिन का टाइम आपके लिए फुल एहतियात का टाइम है। उसमें आपने ख़ुद को घर में प्रेफरेबली आपने आइसोलेट कर देना है, और बाकी सब घर वालों से आप दैट विल नॉट बी आइसोलेशन, दैट विल बी क्वारंटीन, क्योंकि यू आर नॉट अ पेशेंट। तो उसमें जब तक कंफर्म नहीं, आप सस्पेक्टेड कोविड के तौर पे अपने आप को अलग कर लें, जिसमें आपका एक कमरा होना चाहिए और वॉशरूम होना चाहिए। आपको जो खाना और सप्लाइज़ हैं वो आपके डोर पे टेबल पे रख दें, आप वहाँ से ख़ुद ले लें और उसको वापस डिस्पोजेबल प्रेफरेबली बर्तन लें और वापस रख दें वॉश करके या सिंपल रहे। अच्छा, बेसिकली हम जो है ना वो आजकल सुन रहे हैं कि जी फ़लाने वज़ीर को हुआ, उसने डॉक्टर की हिदायत के ऊपर सेल्फ़ आइसोलेशन कर ली, फ़लाने MNA MPA को हुआ, उसने डॉक्टर की हिदायत के ऊपर सेल्फ़ आइसोलेशन कर ली। तो आप हमें ये एक्सप्लेन करें कि घर के ऊपर जो सेल्फ़ आइसोलेशन है वो कैसे करनी है? अब देखें, गवर्नमेंट की उसकी गाइडलाइंस डेवलप हो चुकी हैं जो उन्होंने WHO की इन लाइट ऑफ दैट सिमिलर हैं, एक्सेप्ट फॉर आवर कल्चरल थोड़ी सी जो कंस्ट्रेंट्स या उसमें थोड़ी सी जो उसको मॉडिफाई किया है।
बेसिकली एवरीवन एक एजुकेटेड बंदा जिसके पास अपने घर में एक कमरा विद अटैच्ड बाथ अवेलेबल है फॉर दैट वेरी पेशेंट, तो वो घर में सेल्फ आइसोलेट हो सकता है। अगर उसकी डिजीज़ माइल्ड है या ऑब्वियसली वो एसिम्टोमेटिक है, फिर तो घर में ही उसने आइसोलेट होना है। और उसके पास ये स्पेस है जिसके स्टैंडर्ड्स मैं आपको अभी एनलिस्ट करके दोबारा भी बता देती हूँ। और तीसरा वो पेशेंट जिनको कोई क्रॉनिक इलनेसेस हैं या कीमोथेरेपी पे हैं और उनकी डिजीज़ हमें ये फियर करते हैं कि हॉस्पिटल से दे रिक्वायर फर्दर इलनेस या फर्दर इन्फेक्शन, तो हम उन्हें प्रेफरेबली घर में आइसोलेट करते हैं। लेकिन उसमें जो मैं आपको पॉइंट्स बताने के, एक तो ये कि उस पेशेंट के लिए इंडिविजुअली एक रूम विद सेपरेट वॉशरूम अटैच्ड अवेलेबल होना चाहिए। उसमें हम ये नहीं कर सकते कि रूम है और वो वॉशरूम वही यूज़ कर रहे हैं जो सारी फैमिली यूज़ कर रही है, नहीं, फिर दिस फैसिलिटी इज़ इनएडिक्वेट। रूम विद अटैच्ड वॉशरूम इज़ मस्ट। अगर अटैच नहीं भी है तो वो फिर एरिया सेग्रीगेट हो जाना चाहिए कि जैसे लेट सपोज एक सहन के इस पार कमरे हैं, वो लोग बाकी फैमिली रह रही है, तो अदर एंड ऑफ द सहन वो एक रूम और वॉशरूम उस पेशेंट को दे दें, ठीक है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है अब उसमें ये कि घर में जब हमने पेशेंट को आइसोलेट करना है, एक ही शुड बी आइदर एजुकेटेड या हमने उसको इतना अवेयर करना है कि वो उस डिज़ीज़ को मैनेज भी कर सके, ट्रैक भी रख सके और आपकी डेली फ़ोन कॉल्स पे वो अपने सिम्टम्स का भी बता सके। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि आपने घर में एक अलहदा रूम विद वॉशरूम और आपका एक कांटेक्ट विद डॉक्टर, चाहे वो टेलीफोन के ऊपर है, ताकि वो आपको गाइड करते रहे रेगुलरली, और आपने अपने आप को अलहदा कर लेना है। अच्छा, इसमें हम जो है ना वो कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट, यानी आपको अगर आपके घर पे कोई ऐसा बंदा है जो कि कोविड पॉजिटिव है या सस्पेक्ट है, आपको घर पे चीज़ें क्या क्या चाहिए? फॉर एग्जांपल थर्मोमीटर हो गया, हम सुन रहे हैं आजकल ये पल्स ऑक्सीमीटर और बाकी सारी चीज़ें, ज़रा इसको थोड़ा सा हम। अच्छा, अब उसमें यह है कि थोड़ा सा हमारी कॉम पैनिक भी करती है। अब आप लेट सपोज मुझे आज कोरोना हो गया है, मुझे कोई सिम्टम नहीं है, जस्ट फीवर हो रहा है, ठीक है, आई शुड बी अवेयर कि मुझे पल्स ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं से मिल जाएगा। वो एक और इशू है कि हमारे मुल्क में चीज़ें फिर मिलना बंद हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही कोविड पॉजिटिव आया या पहली छींक आई या पहली खांसी छिड़ी तो पल्स ऑक्सीमीटर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इट शुड बी, आपको ये नॉलेज में होना चाहिए, एक बैक एंड पे आपका प्लान होना चाहिए कि अगर मुझे ज़रूरत होगी तो यहाँ से मैं ये पिक कर लूँगा दोनों चीज़ें, सिलेंडर भी और ऑक्सीमीटर भी। अगर ओल्ड एज पेशेंट्स हैं जो सफ़र कर रहे हैं और आप घर में मैनेज कर रहे हैं उनको, देन पल्स ऑक्सीमीटर आई वुड एडवाइज़ कि आप एक लेके उनके लिए रख लें ताकि हम मॉनिटर कर सकें, क्योंकि ओल्ड एज का एक प्रॉब्लम है कि सिम्टम्स उतने प्रोनाउंस्ड नहीं होते, तो फिर हमें रेगुलर मॉनिटरिंग चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं इसको थोड़ा सा समराइज करता हूँ। बेसिकली आपके पास थर्मोमीटर होना चाहिए, बिल्कुल, आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए ताकि आपको खून में ऑक्सीजन की मिकदार पता लगे। exactly. फिर इसके अलावा जो आइसोलेशन के अंदर हमारे पास लोग हैं उनकी इस्तेमाल में जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल डोर हैंडल्स हैं, टेबल टॉप्स हैं, फिर इसके अलावा जो वॉशरूम वो यूज़ कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के लिए आपके पास डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए, जो कि सिंपल आपका डिटॉल या ब्लीच हो सकता है, दैट कोई नॉट नेसेसरीली कि आपको अल्कोहल ही चाहिए। फिर आपके पास जो है वो साबुन, हमने जैसे अब तो हर जगह पे सुन रहे हैं जी 20 सेकंड के लिए साबुन से हाथ धोने, चाहे वो टेलीफोन की रिंग टोन हो, लेकिन हमें ज़रूर पता चल रहा है, तो साबुन होना चाहिए, हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए। अच्छा, जो शख्स ऐसे कोरोना के पेशेंट का ख्याल रख रहा है, फॉर एग्जांपल एक बूढ़े बाबा जी हैं और उनकी बेटी जो है या उनका बेटा उनका ख्याल रख रहा है, उसके लिए क्या क्या पहनना ज़रूरी है और वो अपने आप को कैसे बचाएगा कि उसको वो केयर करते हुए उसको ना लग जाइए? उसमें देखें, अगर तो सबसे पहले कोशिश ये करें, अगर पेशेंट इतना एक्टिव और मोबाइल है कि रूम के डोर से वो अपने लेट सपोज खाने की ट्रे पिक कर सकते हैं, तो प्रेफरेबली कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। यानी रूम में, इन द रूम ऑफ द पेशेंट अवॉइड करना चाहिए सर्वर या केयरर को जाना। डोर पे वो टेबल एक पड़ाओ, उस पे केयरर खाना रख दे डिस्पोजेबल बर्तनों में, और ट्रे जो है प्रेफरेबली वो भी आइडियली या तो उसको साइडों से फॉयल या किसी ऐसी चीज़ से कवर कर दें जिसको वो डिस्पोज ऑफ कर दें, वहीं पे अंदर ही पूरी को कवर कर दें और वो पूरे को अपने अंदर वाले रूम में ही बिन में फेंक दें। फिर एम्प्टी ट्रे वो बाहर रख दें, उसको वो फिर जब भी लें। अब केयरर ने एक तो मास्क पहनना है,
ठीक है। जो पेशेंट का केयरर है उसमें वो सर्जिकल मास्क पहनेगा, फैब्रिक मास्क नहीं पहनेगा, ठीक है। प्रॉपर जो सर्जिकल मास्क है वो पहने, ठीक है। दूसरी चीज़ ग्लव्स पहने, ठीक है। और वो अपने हर जो एनकाउंटर है वो टेबल पे चाहे चीज़ रखनी है या लेनी है उसके बाद वो उतारे, उसको वेस्ट कर दे और हाथ धोए साबुन से, एंड दैट्स इट। यानी अब हम उसको समराइज करते हैं कि जो आपने उनको चीज़ें देनी है वो डिस्पोजेबल हो, ताकि वो उसके बाद जो है वो कचरे में चली जाए, जिसको वो बांध के रख देंगे और आप उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, ठीक है, क्लोज्ड बिन में। इन द सेम वे जो उनका ख्याल रखने वाला शख्स है उसका मास्क जो है वो डिस्पोजेबल होना चाहिए, एक दफ़ा यूज़ करना है उसके बाद फेंक देना है। ग्लव्स डिस्पोजेबल होने चाहिए, एक दफ़ा यूज़ करने हैं फेंक देना। अब जिस शख्स ने इस कमरे के अंदर जाना है, फॉर एग्जाम्पल वो नहीं काम कर, वो नहीं ये सारे के सारे काम खुद कर सकते, आपने उनको देखना है। उसमें देखें वैसे तो हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए N95 है, लेकिन अगर पेशेंट कफ कर रहा है, स्नी यानी उसकी जो है इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, तो वो फिर हाँ मैं जो है अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप N95 मास्क ले लें, और आपने जब पेशेंट के रूम में जाना है तो आप वो वाला मास्क यूज़ करें, क्योंकि ऑब्वियसली दैट इज़ मोर प्रोटेक्टिव देन सर्जिकल मास्क। ग्लव्स भी पहन के जाएं। जो थोड़े अफोर्डिंग हैं या ज़्यादा कॉन्शियस लोग हैं वो PPE भी ले लेते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी ले लेते हैं और वो पहन के चले जाते हैं। बेसिकली उसका ये है कि आप अगर लेते भी हैं तो वो फिर आपके पास या तो रोज़ की बदलने की हो, या आपके पास पीछे कहीं सेन में इंतज़ाम हो, उसको क्लोरीन में डिप करें, सनलाइट में उसको ड्राई करें और फिर नेक्स्ट टाइम पहनें, या 2-3 लें उसके लिए। लेकिन बेसिकली आपका मास्क सही टाइट फिटिंग मास्क और ग्लव्स, दैट इज़ मस्ट। और इवन इन रूम अगर आप जाते हैं तो आप मेंटेन अ डिस्टेंस, क्योंकि आजकल देखें हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी वी मेंटेन अ डिस्टेंस, वी डोंट जस्ट गो एंड पुट आवर सेल्फ ओवर टू द पेशेंट। आप एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो वो आपको करना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है वो ये है कि पेशेंट जो है वो उसको हमने हॉस्पिटल कब लेके जाना है, पेशेंट को ऑक्सीजन कब लगानी है, या पेशेंट को नेबुलाइज वगैरह जो लोग घर पे कर रहे हैं, या पेशेंट को कोई इंजेक्शंस लगा रहे हैं वो कब लगाना है, यानी व्हाट आर दोज पैरामीटर्स के जहाँ पे हम कहेंगे कि हाँ अब पेशेंट को हमने हॉस्पिटल लेके जाना है, या अभी हम इसको घर के ऊपर मैनेज कर सकते हैं। देखें, जो डिज़ीज़ है इसकी 3 कैटेगरीज़ हैं, वो मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ ताकि थोड़ा सा पब्लिक को क्लियर हो जाए। माइल्ड डिजीज़ वो है जिसमें ना पेशेंट को कोई सांस का मसला है और ना ऑक्सीजन में कोई ख़राबी पैदा हुई, यानी बिल्कुल हल्की फुल्की बीमारी, उसमें खांसी भी हो सकती है, बुखार भी हो सकता है, दर्दें भी होंगी, डायरिया भी हो सकता है, लेकिन सांस का कोई मसला नहीं, यानी ऑक्सीजन उसकी नॉर्मल आ रही है और उसको सांस की तकलीफ नहीं है, ठीक है। फिर अगला आ जाती है मॉडरेट डिजीज़। मॉडरेट डिजीज़ वो है जिसमें पेशेंट के लंग्स इफेक्टेड हैं, लंग्स में कोरोना ने अपना असर किया है, मुतासिर किया है, लेकिन लेस देन 50% लंग्स को, लंग्स यानी 50% से कम लंग मुतासिर हुए, सांस की खराबी होगी, लेकिन वो ऑक्सीजन के बगैर अपनी सैचुरेशन 94 तक मेंटेन कर रहा होगा। ठीक है, ये होगी हल्की से थोड़ी सी ज़्यादा वाली बीमारी, माइल्ड और मॉडरेट के बीच। बिल्कुल ठीक होगा। अब जहाँ पे पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन, जो वो पल्स ऑक्सीमीटर जैसे डॉक्टर फैसल ने बताया उससे हम देखते हैं, वो 94 से ड्रॉप करने लग जाती है, 92, 93 या खुदा न खास्ता इससे भी नीचे जाती है, वहाँ पे डिजीज़ अप से यानी मॉडरेट टू सिवियर कैटेगरी में आ गई। वो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ सैचुरेशन है, लंग्स कितने इफेक्टेड हैं और बाकी सारे फैक्टर्स। तो वहाँ पे आके अब कुछ लोग हैं जो मॉडरेट डिजीज़ भी घर में, अल्लाह के फजल से मैंने कोई 25-30 पेशेंट्स हैं जिनको मॉडरेट डिजीज़ में घर पे मैनेज किया है एंड दे आर नाउ बैक टू लाइफ। लेकिन बहुत से पेशेंट्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें आपको बहुत अच्छा सा एजुकेटेड अवेयर होना ज़रूरी है, घर में कोई सपोर्ट ऐसी बड़ी मेटिकुलस विजिलेंट होनी चाहिए जो सारी चीज़ों को कोप अप करे। तो मेरी एडवाइस ये है कि जहाँ ऑक्सीजन डिपेंडेंट होती है डिजीज़ या ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप करती है, मॉडरेट टू सिवियर कैटेगरी की डिजीज़ में डोंट रश टू द हॉस्पिटल। एक तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन सिलेंडर को अरेंज कर लें, पल्स ऑक्सीमीटर रेगुलर अपनी चेक करते रहें, और जहाँ 90 से ड्रॉप करे यू शुड प्लान टू शिफ्ट द पेशेंट टू हॉस्पिटल। बिल्कुल। अच्छा, जो लोग जिनका कोमॉर्बिड्स हैं, फॉर एग्जांपल जिसको पहले से शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो जोड़ों के दर्द की दवाइयाँ ले रहा है, वो दिल की कोई दवाइयाँ ले रहा है, यानी बहुत सारे लोग हैं जो कि मेडिसिन डिपेंडेंट हैं, उन लोगों के लिए क्या इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आपने अपनी, अगर फॉर एग्जांपल आपको कोरोना के सिम्टम्स आए हैं या आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है?
देखें, जो आपकी पुरानी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जो बीमारियां पहले से हैं, उसका आपने इलाज बिल्कुल नहीं छोड़ना, ना उसको बंद करना है, ना वक्ती ना किसी और कुछ दिनों के लिए। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन फैसल किया। मैंने बहुत से पेशेंट देखे हैं जो उन्होंने विदाउट इन्फॉर्मिंग ही 5-5, 6-6 दिन अपनी वो दवाइयाँ बंद किए रखी कोरोना के चक्कर में, तो दैट विल कॉज फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। अपनी वो सब दवाइयाँ लेंगे। लेट्स सपोज एक पेशेंट है जो शुगर का मरीज़ है, वो इंसुलिन भी लेगा, गोलियों पे है वो भी लेगा, उसमें हम ग्लूकोफेज को ज़रा अवॉइड करते हैं, बाकी दवाइयों पे हम मैनेज कर लेते हैं। जैसे अच्छा, वो एक शुरू में हाइपरटेंशन की कुछ दवाइयों के बारे में आया था, लेकिन अब वो वाली दवाइयाँ जो पेशेंट पहले से ले रहा हो हम उन्हें देते हैं, ठीक है, वो कंटिन्यू करे, कोई स्विच की ज़रूरत नहीं है। कि लोग जो मास्क पहन रहे हैं वो मास्क बेसिकली गलत पहनते हैं और फिर मास्क की हैंडलिंग के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो वी हैव गॉट 2 मास्क्स, एक आप पहन के दिखाएंगे हमें कि एग्जैक्टली हमने कैसे पहनना है, कैसे उतारना है, कौन सी साइड ऊपर है, कौन सी साइड नीचे है, और हमने उसको किस तरीके से मैनेज करना है। अब ये मैं इस वक्त तो इसको यूज़ करके सारी गलतियाँ और सही दोनों चीज़ें बताऊंगी। एक तो ये कि मास्क को कभी उसके सेंटर से नहीं टच करना। जो ये एरिया है, जो फिल्टर वाला एरिया है, जो इसमें ब्लू है, ग्रीन कलर के भी मास्क हैं, वाइट भी हैं, इसको आपने नहीं टच करना। आपने मास्क को इसकी कॉर्ड्स या ये जो इसकी बैंड्स हैं, इलास्टिक बैंड्स हैं, उससे होल्ड करना है। आप इसको इन्हीं से होल्ड करते हुए अपने फेस पे लगाएंगे, ठीक है। इन बैंड्स को आप कानों के पीछे ले जाएंगे, इसको नीचे अपनी चिन से नीचे करेंगे ताकि इट शुड बी टाइटली प्लेस्ड, आपके मुंह पे ये बिल्कुल सही से लगा हुआ। और फिर आप ये जो नेक इसका नोज़ के ऊपर एक ब्रिज है या एक मेटल की प्लेट है, उसको फिक्स कर लेंगे ताकि ये ऊपर से भी टाइट हो जाए। अब लेट्स सपोज मैंने मास्क लगाया और मैं ऑफिस में बैठी हूँ, कहीं क्लिनिक पे बैठी हूँ, अगर मुझे लेट्स सपोज छींक आ जाती है, ये मास्क उसी वक्त वेस्ट हो जाता है। अगर ड्राई रहता है मास्क तो मैं इसको 8 to 10 आवर्स भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैंने लेट्स सपोज मुझे ऐसे ही कहीं लगा कि यहाँ कुछ हो रहा है, मैंने अपना हाथ मास्क पे मल लिया है, मास्क उसी वक्त ज़ाया हो गया, इसका पर्पस ख़त्म हो गया। अगर आपने हाथ से मास्क को रगड़ लिया या अपना नाक रब कर लिया अक्रॉस द मास्क भी, तो इसको आपने फ्रंट से इन एरिया पे टच नहीं करना, ना ग्लव्स से टच करना है, ना नंगे हाथों से करना है, ना धुले हुए हाथों से करना है, ठीक है। आपने अब इसको उतारना है, ये आप इसकी कॉर्ड्स पकड़े, इसको यूं उतारें कॉर्ड से और इसको सेफ साफ़ सुथरी प्लेस पे आप रख दें, बस। इसकी आपने सेंटर जो है इसका ये होल फिल्टर, इसको टच नहीं करना, एक्सेप्ट फॉर आपने ऊपर से पकड़ के ये नोज़ वाले एरिया को टाइट करना है, इसकी निचले मार्जिन से आपने चिन पे करना है, एंड दैट्स इट। अब सेल्फ आइसोलेशन हमने कर ली, अब सेल्फ आइसोलेशन ख़त्म कब करनी है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, और ये बड़ा एक आजकल कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। देखें, उसकी डिफरेंट गाइडलाइंस आई। WHO जब से डिजीज़ शुरू है, एवरीवन इज़ इन अ लर्निंग फेज। आप हैं, मैं, हम सब लर्न कर रहे हैं एज द डिजीज़ इज़ इवॉल्विंग, और हमारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस और एविडेंस आ रही है। अब रिसेंटली अराउंड 3 days बैक WHO ने रिलीज़ ऑफ आइसोलेशन के नए क्राइटेरिया सेट किए। जो लेटेस्ट है मैं वो बता रही हूँ। उसमें ये है कि लेट्स सपोज आई एम अ पेशेंट ऑफ कोरोना, मुझे टेस्ट मेरा पॉजिटिव आ गया और मुझे कोई सिम्टम नहीं है, ठीक है, तो 10 days इज़ सफिशेंट टू रिलीज़ द आइसोलेशन। मुझे कोई भी सिम्टम नहीं है, 10वें दिन आई एम फ्री फ्रॉम आइसोलेशन, आई कैन ब्रेक द आइसोलेशन, ठीक हो गया। अब मुझे ही कोरोना है, मुझे सिम्टम्स हैं, मुझे बुखार रहा 3 दिन, ठीक है, 3 दिन बाद बुखार ठीक हो गया। उसके सिचुएशन में भी हमने जो है आपके सिम्टम्स जितनी देर रहते हैं, जो सिम्टोमेटिक पेशेंट है उसमें आप मिनिमम 13 दिन है आइसोलेशन, ठीक है, बेस लाइन। अगर आपके सिम्टम्स इन्हीं पहले 10 दिनों में ही होके ख़त्म हो गए थे तो 13 दिन है, ठीक है। अब लेट्स सपोज खुदा न खास्ता आप एक पेशेंट हो जिसको 2.5 हफ्ते बुखार रहा है, ठीक हो गया। अब 2.5 हफ्ते को अगर आप दिनों में चलो लेट्स सपोज 17 days हम ले लेते हैं, ठीक है। अब वो 17वें दिन सिम्टम फ्री होता है बंदा, तो उसमें हमने 3 दिन ऐड कर देने, ठीक है। 20 days हो गया उसका ब्रेक ऑफ आइसोलेशन, सो ऑन। 30 days किसी के सिम्टम्स रहे तो उसका आइसोलेशन ब्रेक होगा 33rd day, ठीक है। यानी कि आइदर सिम्टम फ्री फॉर 3 days या उसको जो है वो 10 days जो भी को एसिम्टोमेटिक, यानी उसको कोई अलामत नहीं थी तो 10 दिन मिनिमम है। यानी आपका जो ब्रेक होना है ना आइसोलेशन, वो या तो 13वें दिन होगा या उसके बाद जब भी आपकी अलामत ख़त्म होने के +3 days। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ऐसे होता है कि जी हमने 14 दिन जो है वो, एक जो कन्फ्यूजन आजकल चल रही है, 14 दिन हम आइसोलेट रहे,
हमारे सिम्टम्स थे, फिर जो है वो हमने दोबारा PCR करवाया, PCR अभी भी पॉजिटिव है, फिर वो दोबारा को 20वें दिन करवाना है, फिर भी PCR पॉजिटिव है। कुछ लोगों का इवन 30 डेज़ के बाद ही PCR पॉजिटिव रह रहा है। अच्छा, उसका क्या करें? असल में इसका भी कोई कट ऑफ एग्जैक्ट 14 डेज़ नहीं है PCR के नेगेटिव होने का ना। ठीक है। अब उसमें थोड़े से कई आ जाते हैं टेक्निकलिटीज़। एक तो डेड वायरस भी PCR में पिक हो जाएगा मेरे ख्याल में। ठीक है। ठीक है, ज़्यादा पैथोलॉजिस्ट इस पे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जितनी मेरी नॉलेज है उसका मैं बता रही हूँ। दूसरा ये है कि एवरीबॉडी हैज़ अ डिफरेंट रिस्पॉन्स टू क्लियर द वायरस। हर बंदा वायरस क्लियर करने के लिए डिफरेंट टाइम लेगा, ठीक है ना। तो उसमें किसी का हो सकता है 8वें दिन ही नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। 10 से पहले तो कराना ही नहीं चाहिए, ठीक है। किसी का 10वें ही आ जाएगा, किसी का 3rd वीक यानी 3 हफ्ते बाद भी आ सकता है। दैट डिपेंड्स कि आपको वायरस को क्लियर करने में कितना टाइम लगता है। यानी कि इंसान का मुदाफ़ाती निज़ाम जिस हिसाब से है उस हिसाब से वो अगर उसको 10 दिन के अंदर 14 दिन के अंदर ख़त्म कर लेता है तो उसके बाद उसका नेगेटिव है। कि जिसका मुदाफ़ाती निज़ाम कमज़ोर है तो शायद वो 30वें दिन भी उसका पॉजिटिव आ रहा हो। उसमें वैसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो स्टीरॉइड्स यूज़ हो रहे हैं, दे आर वेरी गुड, यानी एज अच्छी ट्रीटमेंट में हमें हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे वैसे नहीं यूज़ करने। वो जो है स्टीरॉइड का यूज़ वायरल क्लियरेंस, वायरस को बॉडी से क्लियर होने के टाइम को थोड़ा लंबा कर दे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक यानी अब हम थोड़ा सा ना एक जो हमारी सोशल मीडिया के ऊपर एक हाइप चल रही है जिसमें आ गया रेमडेसिविर है, फिर एक्टेमरा है एंड प्लाज्मा। ये जो हमारी मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं इनका रोल क्या है और क्या ये वाकई कोई जादुई ट्रीटमेंट है कि जो फौरी तौर पर ठीक कर देगा और लोग इसके पीछे भागे जा रहे हैं? हाँ, असल में अभी तक कोई सी भी इसकी ना मैजिक ड्रग है ना एंटी कोविड स्पेसिफिक कोई ड्रग है, ये तो हम सबको ही पता है। अभी हम जितनी ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं दे आर अप्रूव्ड FDA ड्रग्स फॉर एनी अदर इलनेस। किसी और बीमारी के लिए वो अप्रूव्ड ड्रग्स हैं, यानी उनकी सेफ्टी टेस्ट हुई है विद ड्यू साइड इफ़ेक्ट्स एंड ऑल, लेकिन इसकी वो एग्जैक्ट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अब ये 3 दवाइयों के आपने नाम लिए फैसल, उसमें सबसे पहले आ जाती है रेमडेसिविर, एंटीवायरल दवाई है, यानी बेसिकली ये वायरस को ही किल करती है, ठीक है। ये अच्छी दवाई है, लेकिन अभी तक मार्केट में लोकल हमारे पास नहीं है। मैंने सुना था कि बाय 30 जून या 1st वीक ऑफ जुलाई लोकली हमारे पास अवेलेबल होगी। अभी भी मिल सकती है, लेकिन उसका तकरीबन 5 से 7 दिन का प्रोसेस है। वो ड्रैप के थ्रू, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके थ्रू बांग्लादेश या कहीं और से वो इंपोर्ट करते हैं, बट इट टेक 7 डेज़। उसमें यह है कि अच्छी है, वर्ल्ड ओवर बड़ी इफ़ेक्टिव है। अर्ली स्टेज में भी डिजीज़ को दे दें तो क्विक रिकवरी, क्विक एसिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं पेशेंट। ठीक है, आएगी तो उसे यूज़ करेंगे। अभी पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे एज सच इतना नहीं है, 1-2 लोगों ने अभी इन प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टिंग या एक्वायरिंग है, ठीक हो गया। अब है एक्टेमरा ऐसी दवाई नहीं है। मैं क्योंकि बहुत ऑनलाइन भी पेशेंट्स कोविड के देख रही हूँ, वैसे भी देख रही हूँ, हॉस्पिटल में भी मैं कोरोना के पेशेंट्स को एज कंसल्टेंट डील कर रही हूँ। लोग उधर से टेस्ट पॉजिटिव आता है, उधर से फ़ोन करने लगे, डॉक्टर साहब कितने टीके एक्टेमरा के लेके रख लें, कितने टीके लेके रख लें। देखें, ये इस तरह की दवाई नहीं है। इसकी ज़रूरत उस केस में पड़ती है जहाँ डिज़ीज़ सिवियर कैटेगरी में जा रही हो, जहाँ डॉक्टर ये परसीव करेगा कि भाई ये डिज़ीज़ अब सिवियर हो रही है, जिसे साइटोकाइन स्टॉर्म के नाम से भी आप लोग भी मीडिया पे सुनते रहते हैं। वहाँ पे इसकी रोल है और वहाँ वाकई इट्स प्लेइंग गुड रोल उस लेवल पे। अब उससे पहले कोई रोल नहीं है। और प्लीज़ लेके ना रखें, होगा ये खुदा न खास्ता आपके पेशेंट को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन कोई पेशेंट उसके ना मिलने से दुनिया से जा भी सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। और प्लाज्मा थेरेपी के बारे में? प्लाज्मा थेरेपी जो है ये भी सिर्फ एक ट्रायल फेज़ में है। वो भी उस तरह से प्लीज़ जिस तरह से ये विद वेरी सैड हार्ट आई वुड से कि ये बिज़नेस भी बना रहा है। पिछले कुछ दिनों में लोगों ने लाखों लाख में भी प्लाज्मा बेचा। दैट्स वेरी बैड एंड सैड थिंग एज अ नेशन। ये एज अ ट्रायल बेसिस यूज़ हो रहा है, लेकिन स्पेसिफिक सेटअप्स में, और वो बड़ा स्पेसिफिक मेथड है उसको प्रिपेयर भी करने का, उसके यूजेज का भी, और उसके अपनी वो भी हैं। यानी देखें, बहुत से पेशेंट्स हैं जिसमें हम प्लाज्मा दे ही नहीं पाएंगे चाहे आपके पास 6 डोनर सामने खड़े हैं, उसकी अपनी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, हार्ट वीक है, उसका कोई और प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, तो वो हम नहीं दे सकते। तो ये ट्रायल ड्रग्स हैं जो स्पेसिफिक सेंटर्स में यूज़ हो रही हैं। आप अपने तौर पर उसको ना समझें कि ये मैं अब प्लाज्मा लगवा लूँ, अब मैं ये कर लूँ, नहीं। डॉक्टर एडवाइस करेगा तो यस, बिल्कुल ठीक। हमें सोशल मीडिया के ऊपर
रोज़ाना के हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन जारी होती हैं कि एजुमैक्स ले लें, आप आइवरमेक्टिन ले लें, आप साथ सना मक्की का कावा लें, और कुछ लोग लॉपरिन भी दे रहे हैं, और बहुत सारे एक क्या कहते हैं मिक्सचर आता है आपको, फलानी चाची मामी ताई उसने ये किया था, उसने ये किया था, उसने ये किया था, उसमें और एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में क्या फ़र्क है और क्या हमें उसको फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए, मेरी ये एडवाइस है कि विदाउट एनी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन आप कोई भी दवाई ना लें। देखें, आप रेगुलर ठीक है, ग्रीन टी एक अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है और हर्बल टी है, सिंपल ग्रीन टी, उसमें शहद डाल के आप सुबह शाम पी लें अगर शुगर के मरीज़ नहीं है तो वो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये तरह तरह की हर्बल रेमेडीज़ और इवन ये एलोपैथिक या मेडिकल रेमेडीज़ विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन प्लीज़ यूज़ ना करें। हर दवाई के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हर दवाई से कोई ना कोई और मसला भी पैदा हो सकता है, और इनमें से कोई सी भी ऐसी ये प्रूवन दवाई नहीं है कि बस ये ले लो और तुम्हें कोरोना नहीं होगा या है तो फ़ौरन ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर्स ट्राई कर रहे हैं, ट्रायल्स पे यूज़ कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन एवरी डिफरेंट पेशेंट कौन सी देनी है। और प्लीज़ कुछ दवा, जैसे ये कावा भी है, हमने बहुत से पेशेंट्स को उसकी वजह से बड़ा ख़राब होते देखा है। सिवियर डिहाइड्रेशन, डायरिया, लूज मोशन, LFTs, लिवर का फंक्शन, जिगर का ख़राब होते, और वो बड़ी उसके बुरे हाल हुए। आप प्लीज़ दवाइयाँ बग़ैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी ना लें। बेस्ट रेमेडीज़ प्रिकॉशंस, मास्क लगाएं, ग्लव्स पहने, हाथ धोएं, घर में रहें, दैट्स इट। ऑन दिस नोट हम जो है वो इस चीज़ को एंड करने लगे हैं कि जी आपने घर पे रहना है, मास्क रेगुलरली लगाना है, लोगों के साथ डिस्टेंस मेंटेन करना है, अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव करना है, अपनी इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए अपनी बॉडी के ऊपर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछें, विल ट्राई कि डॉक्टर मेरीन उसका आंसर करें, या जिस तरीके से भी हो हम उसको आपको हेल्प कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब के साथ शेयर करें और उनको भी ये नॉलेज दें कि एग्जैक्टली हमें एज ए कॉमन मैन कोरोना को कैसे डील करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।